तो लास्ट क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे रिफ्रैक्शन का एक केस जो कि है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जो है वो किसी स्पेसिफिक कंडीशन में होती है और वो रिफ्लेक्शन से डिफरेंट है। ये TIR क्या है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्शन का मतलब होता है कोई भी लाइट एनर्जी किसी इंटरफेस से स्ट्राइक करने के बाद if a light energy incident on any interface and it returns back to the same medium, then this process is called reflection. तो यहाँ पे एक्चुअल में तो हो रहा है रिफ्रैक्शन, बट लाइट जो है किसी गिवन कंडीशन में वो सेम मीडियम में रिटर्न हो जा रही है, तो उससे हो जा रहा है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की क्या कंडीशन थी सोम? यस सर। क्या कंडीशन थी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की? TIR के लिए बताया था टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन तभी होगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की दो कंडीशन है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू क्रिटिकल एंगल। एक क्रिटिकल एंगल क्या होता है? क्रिटिकल एंगल अभी देखेंगे। इट इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस एट विच एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज 90 डिग्री। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है वो 90 डिग्री हो जाए। तो पहला है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस शुड बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल एंड लाइट मस्ट मूव फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयरर मीडियम। डेंसर मीडियम का मतलब क्या होता है? जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा हो। मतलब कि अगर ग्लास से एयर में जा रहा है, वाटर से एयर में जा रहा है, तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। एयर से वाटर में आ रहा है तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होने के कोई भी चांस नहीं है। अब इसमें क्या होता है कि जैसे यहाँ पे हम क्रिटिकल एंगल कैसे फाइंड करेंगे? तो ये मान लिया कि एक मीडियम है और अभी हम क्या ले लेते हैं कि ये मीडियम कुछ म्यू है और ये कुछ एयर है ऐसे। अदरवाइज फिर बाद में हम जनरल फॉर्मूले को लिख लेंगे, डी है और ये क्या है? म्यू आर है। म्यू डी इज व्हाट? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम। म्यू आर इज व्हाट? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेयरर मीडियम। तो यहाँ पे मान लिया कि ये एक पॉइंट सोर्स है, तो इस पॉइंट सोर्स से बहुत सारी रेज निकल रही हैं। तो ये रेज, एक रेज जो है वो इसी के अलॉन्ग जा रही है। तो इसका जो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है? इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 डिग्री है। तो ये इसके अलॉन्ग जा रहा है ऐसे। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 0 डिग्री। अब यहाँ से मान लो किसी एक इस रे को कंसिडर करते हैं, तो यहाँ पे अगर रेयरर मीडियम में इमर्ज होगी लाइट रे, तो उसका जो है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इंक्रीज हो जाएगा। तो ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इसका इंक्रीज हो गया। फिर हम क्या करते हैं? दूसरे रे को कंसीडर करते हैं, तो उसमें भी क्या है कि यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस थोड़ा सा इंक्रीज हुआ, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी इंक्रीज हो जाएगा। फिर एकदम लिमिटिंग सिचुएशन में अगर हम यहाँ पे लेते हैं, तो इस लिमिटिंग सिचुएशन में क्या होगा? जस्ट इस सरफेस को ग्रेज करती हुई जाएंगी ऐसा। तो ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है फॉर विच एंगल ऑफ इमरजेंस इज इक्वल टू 90 डिग्री इज कॉल्ड द क्रिटिकल एंगल। कि अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से, अब अगर जो लाइट रेज यहाँ पे इंसिडेंट होंगी उसके लिए जो भी होगा एंगल 90 से भी ज्यादा होगा और उसके लिए लाइट सेम मीडियम में रिटर्न हो जाएगी, तो हम बोलेंगे कि इसका TIR हो गया। तो TIR होने के लिए कंडीशन क्या है? एंगल ऑफ इंसिडेंस शुड बी मोर देन क्रिटिकल एंगल। तो अब खुद अगर ऐसे सोचोगे ना, ऐसे सोचोगे जैसे यहाँ पे क्वेश्चन वोश्चन नहीं पढ़ना है, जैसे मान लो ये तो ओवरऑल लेते हैं ऐसे, ये कोई मान लेते हैं कोई लेक है और लेक के नीचे एक पॉइंट बल्ब का सोर्स है। तो यहाँ से कुछ पोर्शन से तो लाइट ऐसे बाहर निकलती जाएगी, कुछ पोर्शन से ऐसे लाइट बाहर आ रही है, बट कुछ पोर्शन के बाद ये लाइट सेम मीडियम में रिटर्न होना स्टार्ट हो जाएगी। तो जो इतने पोर्शन से जो लाइट आ रही है ना, ऐसे चमत्कार टाइप से होगा ये कि एक सर्कुलर पैच होगा जहां से कि लाइट बाहर जाएगी। उस सर्कुलर पैच को हम बोलते हैं सर्किल ऑफ इल्यूमिनेशन। सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन।
और ये सर्किल ऑफ इल्यूमिनेशन का हमको एरिया फाइंड करना है, अभी फाइंड करेंगे। तो पहले तो ये फाइंड कर लेते हैं कि क्या होगा थीटा सी। तो थीटा सी के लिए ये तो रिफ्रैक्शन है, स्नेल्स लॉ तो वैलिड ही है, स्नेल्स लॉ वैलिड है तो इस पॉइंट पे हम स्नेल्स लॉ अप्लाई कर देते हैं। तो स्नेल्स लॉ अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, पहले हम म्यू ले लेते हैं, म्यू इनटू साइन थीटा सी, साइन थीटा सी इज इक्वल टू एयर, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 इंटू साइन 90, साइन 90 इज इक्वल टू 1। तो जो साइन थीटा सी हो जाएगा, साइन थीटा सी इज इक्वल टू 1 बाई म्यू, साइन थीटा सी इज इक्वल टू 1 बाई म्यू। मतलब फॉर एग्जांपल अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी भी मीडियम का 2 है तो उसके लिए क्रिटिकल एंगल क्या है, क्रिटिकल एंगल की वैल्यू साइन थीटा सी इज इक्वल टू 1 बाई 2। और साइन कब 1 बाई 2 होगा, जब थीटा की वैल्यू 30 डिग्री होगी, तो क्रिटिकल एंगल जो है वो 30 डिग्री हो जाएगा। तो ये चीज हमें छोटे मोटे क्वेश्चन में कैलकुलेट करने के लिए दे सकता है कि म्यू गिवन है तो वहां से हम क्रिटिकल एंगल फाइंड कर लेंगे। तो पहला तो ये हुआ। अब मान लो दूसरे साइड एयर नहीं है तो हम उसको क्या लिखेंगे, फिर से स्नेल्स लॉ अप्लाई कर देते हैं। स्नेल्स लॉ अप्लाई करते हैं तो स्नेल्स लॉ से हमें क्या मिल जाएगा कि ये जो है म्यू डी जो है डेंसर के साइड में है, म्यू डी इंटू साइन थीटा सी, म्यू डी इंटू साइन थीटा सी इज इक्वल टू म्यू आर इंटू साइन 90, क्योंकि थीटा सी क्रिटिकल एंगल वो एंगल है जिसपे कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री हो सकता है। तो ये है म्यू आर बाई म्यू डी। तो ये जानते हो ना कि ये जो डेंसर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो ज़्यादा है, रेयरर का कम है, तो इसको हम ऐसे लिख लेंगे 1 बाई म्यू रिलेटिव, मतलब ये हो जाएगा रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू व्हाट, डेंसर बाई रेयरर। जैसे रिलेटिव डेंसिटी वेंसिटी टाइप का हम पढ़ते हैं तो तुमको याद रखने में आसानी होगी कि अगर एयर है तब तो 1 बाई म्यू कर देंगे, और अगर एयर नहीं है तो क्या कर देंगे, 1 बाई म्यू रिलेटिव कर देंगे। तो ऐसे हम क्रिटिकल एंगल फाइंड करेंगे। ये बात आई समझ में, बताओ भाई, इसमें किसी को कोई डाउट? हाँ या ना बोलोगे, जगे हुए सो रहे हो? नो सर। ठीक है, तो अब ये फाइंड करते हैं हम कि, तो ये याद रखोगे पहला फॉर्मूला नंबर 1 टी आई आर में, तो दो चीजें तुम्हें याद रखनी है, टी आई आर की कंडीशन और क्रिटिकल एंगल का एक्सप्रेशन। अब देखो, तुमको सर्किल ऑफ इल्यूमिनेशन का हम एरिया फाइंड करते हैं। सर्कुलर इल्यूमिनेशन क्या है कि ऐसे कोई लेक लेक का सरफेस है, यहाँ पे हमने एक बल्ब रखा हुआ है, उस बल्ब से कुछ एरिया से तो ऐसे लाइट जा रही होगी, ऐसे जो ये सब वो सीरियल वीरियल नहीं दिखाता है, रामायण वामायण टाइप का, तो उसमें से जैसे जब कोई बाहर निकलता है तो ऐसे एक लाइट आता है ऑरा टाइप से, तो ये ऐसे ही है, उतने ही पोर्शन से लाइट आएगी जहाँ तक टी आई आर होगा, टी आई आर नहीं होगा। अब इसके बाद लाइट सेम मीडियम में रिटर्न होना स्टार्ट होगी, तो इतने पोर्शन से हमारा लाइट इमर्ज होगा, तो हमें इसी का एरिया फाइंड करना है। दिस इज कॉल्ड सर्किल ऑफ इल्यूमिनेशन। तो फिर से ये बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, इसको हम ऐसे सॉल्व करेंगे। ये परपेंडिकुलर है, अभी हमने साइन थीटा सी मान लिया है, ये मान लो एयर है और ये है म्यू, तो ये तो साइन थीटा सी हमने मान लिया है, थीटा सी आई बात समझ में। अब ये जो थीटा सी है क्या लिखेंगे, साइन थीटा सी अगर जानते हो, साइन थीटा सी इज इक्वल टू 1 बाई म्यू, मतलब एक राइट एंगल ट्राइंगल अगर हम ऐसा लेते हैं, ये है थीटा, तो क्या ये 1 है और ये म्यू है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, म्यू स्क्वायर माइनस 1। साइन थीटा अगर गिवन है 1 बाई म्यू, मतलब ये राइट एंगल ट्राइंगल में परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, तो ये 1 हो जाएगा परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस हो जाएगा म्यू। तो जो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके ये बेस फाइंड कर लेंगे, बेस इज इक्वल टू व्हाट, म्यू स्क्वायर माइनस 1। अब ये रेडियस हमें फाइंड करना है, ये है रेडियस, तो tan थीटा लिखेंगे इसमें यहाँ पे, तो tan थीटा सी, ये है थीटा सी, और ये मान लिया कि ये जो सोर्स है ना, ये सोर्स सरफेस से h डेप्थ बिलो है, h डेप्थ बिलो है, h, ये हो जाएगा h, ये है r, r यहाँ पे सोर्स है, ये है h। तो tan थीटा क्या हो जाएगा, यहाँ से हम निकाल लेंगे tan थीटा सी इज इक्वल टू 1 बाई स्क्वायर रूट ऑफ म्यू स्क्वायर माइनस 1, और यहाँ से लिखेंगे tan थीटा सी इज इक्वल टू r बाई h।
तो R इज इक्वल टू वॉट, H डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ म्यू स्क्वायर माइनस 1। ये तो हो जाएगी सर्किल ऑफ इल्यूमिनेशन की रेडियस, सर्किल ऑफ इल्यूमिनेशन की रेडियस। तो ये याद रखोगे, R इज इक्वल टू H डिवाइडेड बाई म्यू स्क्वायर माइनस 1। व्हाट इज द एरिया, एरिया इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, तो हो जाएगा पाई एच स्क्वायर डिवाइडेड बाई म्यू स्क्वायर माइनस 1। तो ये हो गया टी आई आर का एप्लीकेशन। ठीक है, अब ये बताओ कि अब नेक्स्ट पॉइंट इसका ये बताना है कि क्या जो लाइट है उस लाइट की जो वेवलेंथ है, मतलब कि क्रिटिकल एंगल अलग अलग कलर के लिए, व्हाइट लाइट में कितने कलर्स होते हैं, व्हाइट लाइट में 7 कलर्स होते हैं। तो वीव ग्योर जो है याद होगा, तो उसमें से लॉन्गेस्ट वेवलेंथ कौन सा होता है, रेड होता है या वायलेट होता है? जो वीव ग्योर है, जो वीव ग्योर है ये जो है अप्रोक्सीमेटली 3000 एंगस्ट्रॉम का होता है, और ये जो है अप्रोक्सीमेटली 7000 एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू व्हाट, एंगस्ट्रॉम का मतलब होता है 10 टू द पावर माइनस 10 मीटर। तो इस रेंज में होते हैं, मतलब ये क्या है, इंक्रीजिंग वेवलेंथ। ठीक है, इंक्रीजिंग वेवलेंथ। तो वेवलेंथ जो मैक्सिमम होती है वो रेड कलर की होती है। तो क्या जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, सॉरी जो क्रिटिकल एंगल है, क्या वो क्रिटिकल एंगल, मतलब जिस एंगल पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, क्या वो क्रिटिकल एंगल कलर के ऊपर डिपेंडेंट होगा, मतलब रेड कलर के लिए अलग होगा, ग्रीन कलर के लिए अलग होगा, ऐसा कुछ? तो उसको हम देखेंगे कैसे, कि अभी बताया था कि जो म्यू होता है, म्यू इज इक्वल टू व्हाट, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, सी डिवाइडेड बाय वी। और v का फॉर्मूला भी बताया था, v इज इक्वल टू एफ लेमडा, वेलोसिटी ऑफ द वेव इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ। तो यहाँ से पुट कर देंगे c डिवाइडेड बाई v हो जाएगा f बाई लेमडा। अब यहाँ से जो म्यू है, डिफरेंट मीडियम में जो वेवलेंथ होगी वो डिफरेंट होगी, मतलब हम इसको क्या लिख सकते हैं कि जो म्यू है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई लैम्डा। मतलब मीडियम एक ही है, मीडियम सेम ही है। मान लो ग्लास है, तो ग्लास में अगर रेड कलर आ रहा है तो उसी के लिए कुछ वो डिफरेंट म्यू फील करेगा, और वायलेट कलर कुछ डिफरेंट म्यू फील करेगा। मतलब जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है दैट डिपेंड्स ऑन वेवलेंथ, और इसको एक साइंटिस्ट ने बताया था जिसका नाम था कॉशी, और उसने कॉशी इक्वेशन इस पे, ऐसे कॉची टाइप का बोलते हैं, पढ़ते हैं कॉशी, कॉशी इक्वेशन। कॉशी इक्वेशन ये बोलता है कि जो म्यू है, म्यू इज इक्वल टू सम ए प्लस बी बाई लैम्डा स्क्वायर होता है। मतलब जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। तो जिसकी वेवलेंथ ज्यादा है उसके लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा, मतलब रेड कलर के लिए कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, वॉयलेट कलर के लिए ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा। तो अगर हमें क्रिटिकल एंगल के लिए बताना है कि किसके लिए क्रिटिकल एंगल ज्यादा होगा और किसके लिए क्रिटिकल एंगल कम होगा, तो बता सकते हो, रेड कलर के लिए क्रिटिकल एंगल कम होगा या वॉयलेट कलर के लिए क्रिटिकल एंगल कम होगा? रेड कलर के लिए देखो, यहाँ से म्यू जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ, म्यू है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। और साइन थीटा क्या है, साइन थीटा सी जो है वो लिखा था 1 बाई म्यू, मतलब वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। तो क्या बोल सकते हैं कि साइन थीटा सी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ, साइन थीटा सी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। तो ये जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ है, मतलब हायर द वेवलेंथ हायर द क्रिटिकल एंगल। तो किसके लिए क्रिटिकल एंगल की वैल्यू ज्यादा होगी, रेड कलर के लिए क्रिटिकल वैल्यू की ज्यादा होगी, थीटा सी फॉर रेड कलर
is more than theta c for violet color. कि रेड कलर के लिए क्रिटिकल एंगल की वैल्यू ज्यादा होगी. तो किसी भी गिवन एंगल पे अगर चांसेस है, मान लो व्हाइट लाइट इंसिडेंट हो रही है, तो किसका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होने का चांस ज्यादा है. मतलब कौन सा बाहर, जैसे मान लो मैं ये बोलूं कि रेड और वॉयलेट दो ही कलर हैं और किसी एंगल पे इंसिडेंट हो रहे हैं. रेड और वॉयलेट जो है दो कलर हैं, रेड वॉयलेट दोनों हैं, इसमें किसी एंगल पे इंसिडेंट हो रहे हैं, तो किसके टीआईआर होने के चांस हैं और किसके जो है बाहर निकलने के चांस हैं, ट्रांसमिट होने के चांस हैं. किसके टीआईआर होने के चांस हैं और किसका जो है ट्रांसमिट होने के चांस है. तो अभी किस कलर के बाहर निकलने के चांसेस हैं, कि वायलेट बाहर आ जाएगा या रेड बाहर आ जाएगा. Red. क्रिटिकल एंगल जिसका ज्यादा है वो तो ज्यादा एंगल पे टीआईआर करेगा ना. तो कम एंगल पे कौन टीआईआर करेगा, वायलेट. तो किसका टीआईआर होने का चांसेस ज्यादा है, वायलेट कलर का. तो अगर मान लो कोई भी गिवन है पॉइंट जिसमें कि मल्टीपल कलर है, तो कम वेवलेंथ वाले का टीआईआर की पॉसिबिलिटी ज्यादा है, क्योंकि उसके लिए क्रिटिकल एंगल की वैल्यू कम रहेगी. ठीक है, क्योंकि ये वेवलेंथ पे डिपेंडेंट है. तो जिसका एंगल कम होगा उसका जल्दी टीआईआर हो जाएगा. तो जल्दी टीआईआर होगा तो ये हो सकता है वायलेट और ये हो सकता है रेड. ठीक है, तो इस टीआईआर के मेथड से हम क्या कर सकते हैं, रेड और वॉयलेट कलर को जो है यहाँ पे सेपरेट कर लेंगे, यहाँ पे सेपरेट कर लेंगे. तो ये सिचुएशन है यहाँ पे, ये लिख लिया इसको. इसमें कोई डाउट भाई बताओ. कोई डाउट नहीं, चलो ठीक है. तो ये था टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. तो रिफ्रैक्शन में हमारे 2-3 पॉइंट कवर हो चुके हैं. रिफ्रैक्शन में जो जनरल अपरेंट डेप्थ बताया है, अपरेंट डेप्थ बताया है, ग्लास स्लैब बताया है, और ग्लास स्लैब के बाद ग्लास स्लैब के बाद ग्लास स्लैब बताया. ग्लास स्लैब के बाद जो है अपरेंट डेप्थ मल्टीपल मीडिया वीडिया का बताया है, और वो है टीआईआर, और उसके बाद टीआईआर बताया. अब यहाँ से ग्लास स्लैब टाइप का ही हमारा एक होता है प्रिज्म. तो ये प्रिज्म की प्रॉपर्टीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इसका जो है डायरेक्ट क्वेश्चन इसके ऊपर आता है. तो ग्लास स्लैब में देखोगे कि ग्लास स्लैब में क्या थे, हमारे रिफ्रैक्टिंग फेसेस आर पैरेलल. एक था ये ऑप्टिकल एलिमेंट हमने पढ़ा था, रिफ्रैक्टिंग फेसेस आर पैरेलल. प्रिज्म में क्या है, प्रिज्म में जो रिफ्रैक्टिंग फेसेस हैं दोज आर इंक्लाइंड एट एंगल. तो ये जो एंगल है इसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म. ये जो होता है ये होता है एंगल ऑफ प्रिज्म, एंगल ऑफ प्रिज्म. तो इसको हम बोलते हैं कंप्लीट प्रिज्म. मतलब ये है कंप्लीट टाइप का प्रिज्म. ऐसा सोचो कि मान लो कि एक ग्लास स्लैब है और कोई लाइट यहां से इंसिडेंट हो रही है, ऐसे ऐसे इंसिडेंट हुई, और वो इधर ना जाके ऐसे ऐसे ही जा रही है. तो क्या यहाँ पे हम प्रिज्म का कॉन्सेप्ट अप्लाई कर सकते हैं, बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं. जो दो रिफ्रैक्टिंग फेसेस हैं वो क्या है, इंक्लाइंड है, पैरेलल तो है नहीं. तो जो कॉन्सेप्ट हम ये प्रिज्म में अप्लाई करेंगे, वहीं पे वही चीज, सेम चीज हम यहाँ पे भी अप्लाई कर देंगे. ठीक है, यही सेम चीज हम यहाँ पे भी अप्लाई कर देंगे. तो इसको हम बोलते हैं इनकम्प्लीट प्रिज्म की. यहाँ पे हमें ये कॉन्सेप्ट रिलेट करना पड़ेगा कि प्रिज्म का कॉन्सेप्ट यहाँ पे एप्लीकेबल है. सब कुछ. प्रिज्म में हमारे दो बेसिक पॉइंट हैं. अच्छा, ये जानते हो सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल कितना होता है,
सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल कितना, तो 180 डिग्री होता है। तो ये ए प्लस, Yes, sir. हाँ, तो ए प्लस बी प्लस सी जो है, ये जो है 180 डिग्री या पाई बोल देंगे, ये होता है ऐसा। तो हमारा पहला जो ज्योमेट्री यूज होगा वो ये पॉइंट यूज होगा। दूसरा जो है हमारा स्नेल्स लॉ का यूज होगा। स्नेल्स लॉ, स्नेल्स लॉ यूज होगा और ये यूज होगा। दो बेसिक पॉइंट ही यूज होंगे प्रिज्म में ओवरऑल। तो इसके कुछ स्टैंडर्ड टर्म्स हैं या स्टैंडर्ड रिलेशंस हैं जो कि ये सारे हैं, इसको याद रखना है, इसको याद रखना है। तो अभी इसको हम एक बार लिख लेते हैं, फिर जो है उसको याद कर लोगे। कि जैसे मान लो स्नेल्स लॉ जैसे यहाँ पे अप्लाई किया हुआ है, तो ये देखो, ये मान लिया कि प्रिज्म है और इसके दो रिफ्रैक्टिंग फेसेस हैं। ये प्रिज्म के दो रिफ्रैक्टिंग फेसेस हैं। यहाँ से लाइट इंसिडेंट हुई, ये हुआ एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, ये यहाँ पे, ये यहाँ पे एंगल ऑफ, ये हो गया एंगल ऑफ इमर्जेंस R1 रिफ्रैक्शन एक फेस पे यहाँ पे, और दूसरा यहाँ पे हो गया R2, और ये हो गया E। तो ये I है, I और E, ये दो हैं। तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया, ये एंगल ऑफ इमर्जेंस हो गया, ये रे की डायरेक्शन है, और ये है एंगल ऑफ प्रिज्म। तो जिन दो फेसेस पे हो रहा है उनके बीच का एंगल है ए। तो ये है क्या, ये है नॉर्मल। तो ये एंगल क्या हो जाएगा, ये एंगल हो जाएगा π/2 - R1। ये एंगल क्या हो जाएगा, π/2 90 - R2, क्योंकि ये तो नॉर्मल है, इस सरफेस का नॉर्मल टोटल एंगल हो जाएगा 90 डिग्री। तो π/2 - R1, π/2 - R2। तो क्या लिख लेंगे यहाँ पे, यहाँ पे अब इस ट्रायंगल में देखो, इस ट्रायंगल में ये जो ट्रायंगल है, ये टोटल इंटरनल सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ से लिख लेंगे, क्या हो जाएगा कि a प्लस π/2 - R1 प्लस π/2 - R2 इज इक्वल टू पाई। ये जो है 180 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा R1 प्लस R2 इज इक्वल टू a। R1 प्लस R2 इज इक्वल टू a। ठीक है। तो जैसे मान लो कि सिंपल क्वेश्चन ऐसे आता है कि हमें ये वैल्यूज फाइंड करनी है। जैसे मान लो कि म्यू की वैल्यू गिवन है। ये क्वेश्चन सॉल्व करके थोड़ा बताओगे यार, क्योंकि बहुत आसान है। ये जो एंगल है, ये एंगल है 75 डिग्री, और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू इज इक्वल टू √2। इफ लाइट इज इंसिडेंट एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री, फाइंड R1, फाइंड R2 एंड फाइंड E। अप्लाई करके बताओ भाई। बताओगे, स्नेल्स लॉ अप्लाई करके बताओगे जल्दी।
कि आई की वैल्यू 45, तो क्या R1 फाइंड कर पाओगे? और R1 प्लस R2 इज इक्वल टू ए। कुछ कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो ये बताओ। नहीं आ रहा है? नहीं कैलकुलेट कर पा रहे हो? आई की वैल्यू गिवन है, आई की वैल्यू गिवन है। R1 फाइंड कर लेंगे। R1 कौन सा है? यहाँ वाला रिफ्रैक्शन का एंगल। तो साइन आई, इक्वेशन स्नेल्स लॉ अप्लाई करना है इस पॉइंट पे। साइन 45 इज इक्वल टू √2 टाइम्स ऑफ साइन R1। तो ये 1/√2 इज इक्वल टू √2 साइन R1। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? साइन R1 इज इक्वल टू 1/2। तो यहाँ से R1 की वैल्यू हो जाएगी 30 डिग्री। तो इस ये एंगल हो जाएगा 30 डिग्री। अब इक्वेशन ये जानते हो, ये इक्वेशन हमें याद रखना है कि R1 प्लस R2 इज इक्वल टू 30 डिग्री। सॉरी सॉरी सॉरी, R1 प्लस R2 इज इक्वल टू 75। R1 की वैल्यू 30, तो R2 इज इक्वल टू 45 डिग्री। तो यहाँ पे फिर से स्नेल्स लॉ अप्लाई करेंगे। ई फाइंड करना हमें, तो √2 इंटू साइन 45 इज इक्वल टू 1 इंटू साइन ई। तो ये 1/√2 साइन ई क्या हो जाएगा? साइन ई इज इक्वल टू 1, मतलब ई इज इक्वल टू 90 डिग्री। ई 90 डिग्री का मतलब क्या हुआ कि ये यहाँ से ऐसे सरफेस के अलोंग जाएगा। ऐसे ये मूव करेगा सरफेस को ग्रेस करता हुआ। तो इसको हम बोलते हैं ग्रेजिंग इमर्जेंस। ग्रेजिंग इमर्जेंस। तो ग्रेजिंग इमर्जेंस यहाँ से इस कॉन्सेप्ट के थ्रू यही दिया हुआ है जो अभी तुमसे कैलकुलेशन सॉल्व करना है। समझ गए? क्यों? सोम, तनय, Yes, आयुष्मान। sir. ठीक है। तो ये था एक तो इक्वेशन। अब हमें फाइंड करना है डेविएशन। डेविएशन फाइंड करना है, एंगल ऑफ डेविएशन। तो एंगल ऑफ डेविएशन थ्रू प्रिज्म, क्या प्रिज्म रेज को डेविएट करता है? प्रिज्म रेज को डेविएट करता है। क्या प्रिज्म डिस्पर्स करता है? डिस्पर्स का मतलब क्या होता है कि लाइट, जैसे जो हम स्पेक्ट्रम फाइंड करते हैं कि स्प्लिटिंग ऑफ लाइट इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट कलर इज कॉल्ड डिस्पर्शन। तो जो प्रिज्म है वो प्रिज्म डिस्पर्स भी करता है और डेविएट भी करता है। तो हमें फाइंड करना है एंगल ऑफ डेविएशन। अब एंगल ऑफ डेविएशन क्या होगा? जैसे मान लो पहले रिफ्रैक्शन हो रहा है, तो रिफ्रैक्शन हो रहा है तो रिफ्रैक्शन में हम क्या करेंगे कि जैसे मान लो कि यहाँ से एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रेज एंड रिफ्रैक्टेड रेज कॉल्ड एंगल ऑफ डेविएशन। जैसे कि मान लिया कि यहाँ से ये इंटरफेस पे ये लाइट इंसिडेंट हुई आई और ये ऐसे आर चली गई, तो जो ओरिजिनल डायरेक्शन था, ओरिजिनल डायरेक्शन से फाइनल डायरेक्शन कितना डिफर कर रहा है, दैट इज कॉल्ड डेविएशन। तो हमेशा जो डेविएशन होगा उसका एक सेंस होगा। मतलब क्या सेंस है? ये क्लॉकवाइज सेंस में डेविएट हो रहा है। क्या एंटी क्लॉकवाइज में हो सकता है? एंटी क्लॉकवाइज में भी हो सकता है। अगर ये डेंसर मीडियम होगा तो एंटी क्लॉकवाइज में हो जाएगा। तो हमेशा हम क्या फाइंड करेंगे कि जो एंगल ऑफ डेविएशन होगा डेल्टा, रिफ्रैक्शन में वो क्या होगा? आई माइनस आर, और जो भी होगा आर माइनस आई, डिफरेंस ले लेंगे। ठीक है, ये हो जाएगा एंगल ऑफ डेविएशन। जो लार्जर होगा उसको पुट करेंगे। जैसे अगर ये रेयर का एंगल है तो आर माइनस आई हो जाएगा। तो यहाँ से जो प्रिज्म था, प्रिज्म के सरफेस पे, फर्स्ट सरफेस पे डिफ्रैक्शन देखोगे
डेविएशन कि यहाँ से ये इंसिडेंट हुआ, ये हुआ और ये हुआ। तो पहले रे इस डायरेक्शन में जा रही थी, फिर ये इधर मुड़ गई, तो क्या हो जाएगा R1। फिर ये रे इस डायरेक्शन में जा रही थी, फिर ये इधर मुड़ गई, ये भी क्या होगा क्लॉकवाइज सेंस में। तो पहले इंटरफेस पे डेविएशन डेल्टा 1, सेकेंड पे इंटरफेस पे डेविएशन डेल्टा 2। तो जो नेट डेविएशन होगा नेट डेल्टा इज इक्वल टू, सेम सेंस में है इसलिए हम ऐड कर देंगे डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2। अब डेल्टा वन की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगा I माइनस R1, क्योंकि R1 ही डेंसर मीडियम में है तो ये स्मॉल होगा, प्लस सेकेंड में E रेयरर मीडियम का एंगल है तो वो लार्ज होगा, R2 स्मॉल होगा, E माइनस R2। तो यहाँ से जो डेल्टा होगा, डेल्टा इज इक्वल टू I प्लस E माइनस R1 प्लस R2, एंड R1 प्लस R2 इज इक्वल टू A। सो डेल्टा इज इक्वल टू I प्लस E माइनस A। ठीक है, तो यहाँ से एक एक रिलेशन, ये जनरल डेविएशन का फॉर्मूला याद रखोगे। अब इसकी हम एक कंडीशन डिराइव कर सकते हैं। क्या कंडीशन? फॉर स्मॉल एंगल प्रिज्म, फॉर स्मॉल एंगल प्रिज्म। स्मॉल एंगल प्रिज्म क्या है? स्मॉल एंगल प्रिज्म मतलब अगर ए की वैल्यू जो है वो लेस देन 5 डिग्री है, ऐसा बोल सकते हैं, या 10 डिग्री है, तो वो हो जाएगा स्मॉल एंगल प्रिज्म। तो हम स्नेल्स लॉ अप्लाई करेंगे। स्नेल्स लॉ अप्लाई किया तो ये लिखा साइन आई इज इक्वल टू म्यू साइन R1, पहले पॉइंट पे था। दूसरे पॉइंट पे क्या था? साइन ई इज इक्वल टू म्यू साइन R2। एक अप्रोक्सीमेशन बताया था कि अगर थीटा स्मॉल होगा तो साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा, साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा, समझ रहे हो? तो ये क्या हो जाएगा, जब एंगल्स स्मॉल हैं तो हम इसको क्या पुट कर सकते हैं, आई इज इक्वल टू म्यू टाइम्स R1 और ई इज इक्वल टू म्यू टाइम्स R2, और इन दोनों को यहाँ पे पुट। ये क्या, ये जनरल इक्वेशन है, ये जनरल इक्वेशन है। जैसे जो पिछला वाला क्वेश्चन हमने अभी कैलकुलेट किया था उसमें एंगल ऑफ डेविएशन क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ डेविएशन इंसिडेंट कितना था 45, इमरजेंस कितना था 90 माइनस 75, तो ये कितना हो जाएगा 60 डिग्री का डेविएशन हुआ उसमें। पिछला क्वेश्चन जिसमें सॉल्व किया था, जिसका न्यूमेरिकल तुम नहीं कर पाए थे, समझे, सो रहे थे जिसमें तुम, ये 45 90 ये सारा 60 डिग्री। अब इसको हम इसमें पुट कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, डेल्टा इज इक्वल टू आई इज इक्वल टू म्यू R1 प्लस ई इज इक्वल टू म्यू R2 माइनस ए। तो म्यू कॉमन ले लोगे, R1 प्लस R2 इज इक्वल टू ए माइनस ए। तो फॉर स्मॉल एंगल प्रिज्म हमें याद रखना है कि म्यू माइनस 1 इंटू ए। देखो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस डायरेक्ट इसी पे फॉर्मूले पे आएंगे तो तुम्हें ये चीजें याद रखनी है कि नेट डेविएशन इज इक्वल टू आई प्लस ई माइनस ए, फॉर स्मॉल एंगल प्रिज्म एंगल ऑफ डेविएशन इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू ए। ठीक है, R1 प्लस R2 इज इक्वल टू ए, समझ गए? आज हमने TIR और प्रिज्म के कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, क्रिटिकल एंगल का कैलकुलेशन, और उसके बाद फिर उसका ये था। अब इधर थोड़ा सा ये इंटीग्रेशन वाला इन्वॉल्वमेंट है तो वो इंटीग्रेशन वाला हम लोग नहीं करेंगे उसको, इसलिए उसको छोड़ दिया है। यहाँ तक किसी को डाउट हुआ तो बताओ यार। तनय क्या हो गया, क्लास थी तुम्हारी?